हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कल हम लोगों ने एमसीक्यू पार्ट 1 कंप्लीट करा था। वो पूरा गवर्नमेंट स्कीम्स और स्टैटिक मास्टर डायरेक्शन से कनेक्टेड था। आज का जो सेशन हम करने वाले हैं वो है लेटेस्ट दिसंबर का, यूजुअली नवंबर दिसंबर का आपका जो लेटेस्ट फाइनेंशियल डेटा है इंक्लूडेड विद द पीआईबी, उसको हम अपडेटेड डेटा को कवर करेंगे इन दी एमसीक्यू फॉर्म। आई होप आप लोगों ने आज का मैराथन कंप्लीट करा होगा और इस एमसीक्यू को आप अटेम्प्ट करेंगे। बहुत सारा क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगा। ऑल्सो चांसेस ज्यादा है कि ये वाले एमसीक्यू पैटर्न से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले, क्योंकि इसमें हम मोस्टली पूरा कवर कर लेंगे। ओके, अगर आप फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो, प्रिपरेशन नहीं कर पाए हो, ऑर्गेनाइज कर प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप लोग बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। इन टाइम की प्रिपरेशन को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड कर सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकते हो, ऑर्गेनाइज होकर उन डेटा को गो थ्रू कर सकते हो। ये कंप्लीट फाइनेंशियल अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस दोनों आप लोगों के लिए एंड मोमेंट के लिए बेटर रहेगा, और इसमें आप लोगों के लिए अवेलेबल है एट 999 ओनली। तो व्हाट्सएप करना जब भी वीडियो देख रहे हो, अगर बैच में एनरोल नहीं हो तो। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अभी हम पहला क्वेश्चन देखेंगे और आप लोगों को अगेन ये रिपीट करना है आज, क्योंकि कल आप लोगों ने ज्यादा रिप्लाई नहीं करा। सेशन देखा, रिप्लाई नहीं करा, तो मैं सेशन ब्रिंग नहीं करूंगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूरा एग्जाम पैटर्न के ऊपर है। अभी लोकसभा में बिल पास हुआ था, राइट? तो बिफोर द पैसेज ऑफ सबका बीमा सबकी रक्षा, है ना, ये बिल पास हो चुका है। तो व्हाट वाज द एफडीआई लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया? अभी तो उसको बढ़ा दिया गया है या फिर कम कर दिया गया है, आप लोगों को बताना पुराना लिमिट कितना था, है ना। ऐसा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है जब हमको लगता है कि ऐसा टफ क्वेश्चन पूछ लिया। पुराना कौन पूछता है? पुराना लिमिट पूछा जा सकता है। पुराना लिमिट कितना है? आई होप अभी तक आप करेक्ट आंसर कर चुके होंगे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इक्वल टू 49%, सॉरी 74%, है ना। पुराना लिमिट था 74%। यूनियन बजट में ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका था पहले भी, लेकिन अभी बिल पास हो चुका है। नाम है सबका बीमा सबकी रक्षा, ये भी याद रखना। एक क्वेश्चन आने की चांसेस पूरे पूरे है कि इंश्योरेंस सेक्टर से इधर से इस बिल से आपका क्वेश्चन आए। अब ये रिवाइज होकर 100% एफडीआई अलाउ कर दिया गया, राइट? ये याद रखेंगे सभी। ओके, सेकंड क्वेश्चन पर हम जंप करेंगे। अंडर द सबका बीमा सबकी रक्षा, मैं हिंदी में कन्वर्ट कर कर बोल रहा हूं। तो जो फॉरेन री इंश्योरर रहेंगे उनके लिए नेट ऑन फंड का रिक्वायरमेंट पहले जो था उसमें रिवीजन हो चुका है। अब रिवाइज नेट ऑन फंड मतलब आप पेड अप कैपिटल देखते हो ना, वैसे इधर नेट ऑन फंड आप वर्ड याद रख लीजिएगा। तो जो फॉरेन री इंश्योरर रहेगा उस कंपनी को सेटअप करना पड़ेगा। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। तो बाहर की कंपनी, विदेशी कंपनी यहाँ पर अपना काम कर सकेगी। 100% अलाउड, मतलब जितनी भी कंपनी जो वो 100% बाहर की भी होगी तो हमको चलेगा। तो दैट इज वाई जब वो यहाँ पर सेटअप जमाएगी तो उनके लिए नेट ऑन फंड का रिक्वायरमेंट जो था वो कैपिटल को रिवाइज कर दिया गया है ना। तो अभी लेटेस्ट कैपिटल क्या है आपको करेक्ट आंसर करना है। 500 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ या 1000 करोड़, ए बी सी डी। जिसने पढ़ा है आप लोगों ने करेक्ट आंसर कर दिया होगा, जिसने नहीं पढ़ा था इसको गो थ्रू करो, है ना। सेशन आज 1.5 घंटे का था आई गेस, या अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स का था। लेकिन आई एम श्योर कि अगर आप वो सेशन देखेंगे तो आपको वहां पर याद भी होगा, और उसको गो थ्रू करना आपके पोर्टल पर अपडेट हो चुका है। अब देखो ये जो लिमिट है, अब एफडीआई अलाउ करा है तो नेट ऑन फंड की रिक्वायरमेंट को कम करा गया है ना। ये 1000 करोड़ कर दिया। पहले का अगर क्वेश्चन आता है पहले कितना था, तो आंसर क्या करेंगे हम लोग? 5000 करोड़, ठीक है। 5000 करोड़, ये पुराना 5000 करोड़ था। रिवाइज कितना है? 1000 करोड़। कंफ्यूजन नहीं आना है, ठीक है। अब देखो, जैसा मैं आपको बोलता हूं कि एनपीएस से एक क्वेश्चन हमेशा से एग्जाम में आता है, और इस बार तो इसमें डेटा चेंज हो चुका 4-5 दिन पहले, राइट। और आपको ये भी इंश्योर करना है, स्किल 2 हो या स्किल 3 हो, एनपीएस को प्रॉपर्ली पढ़ना है। अगर 1 नंबर या 2 नंबर लेकर आना है तो एनपीएस में डेटा चेंज हो गया है। एज पर द लेटेस्ट चेंज इन द नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस, अप टू व्हाट एज, मैक्सिमम एज कैन अ सब्सक्राइबर नाउ कंटिन्यू टू स्टे इन्वेस्टेड? पहले कुछ सर्टेन एज था कि मैक्सिमम इतनी एज तक ही आप इन्वेस्टेड रहेंगे। एनरोलमेंट का नहीं था, रजिस्ट्रेशन का नहीं था, इन्वेस्टेड रहने का। उस एज को रिवाइज कर दिया गया। तो रिवाइज एज अब क्या है? 75 ईयर्स, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स या 85 ईयर्स? तो करेक्ट आंसर इज 85 ईयर्स। अर्लियर ये था 75 ईयर्स, मैक्सिमम एज अब इसमें 85 ईयर्स कर दिया है एनपीएस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। अगर आप शॉर्ट 1-2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर लाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो इन पॉइंट्स को पहले कवर कीजिएगा। मैं बार बार उन टॉपिक्स को रिपीट करता हूं कि आप लोग उसको गो थ्रू करना। वापस से रिपीट कर देता हूं, डीएवाई, एनआरएलएम, केसीसी, पीएसएल, बेसल, बेसल का क्वेश्चन भी बताऊंगा, एनपीएस हो गया,
एमएसएमई का स्कीम्स हो गया, आपको करवा भी दिया है ना, मोस्टली आप लोगों का वेबसाइट और आपके कंटेंट में अवेलेबल है, आप उसको थोड़ा गो थ्रू करो, एंड मोमेंट में ऑर्गेनाइज कर लो, है ना, अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़िए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीएस के ऊपर, ये एज पर द लेटेस्ट एनपीएस रिफॉर्म्स व्हाट इज द मैक्सिमम मिनिमम मैंडेटरी एन्युटी परचेज फॉर नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स एट द टाइम ऑफ सुपर एनुएशन और स्पेसिफाइड एग्जिट। मैं हिंदी में रिपीट कर देता हूं, बता देता हूं, एनपीएस में जो नया चेंजेस हुआ है उसके अंडर में एन्युटी परचेस करने के लिए, अब देखो पहले तो ये समझो कि इसके स्कीम के अंडर में नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी अप्लाई कर सकता है और सब्सक्राइबर भी अप्लाई कर सकता है, और जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है वो भी पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है, अप्लाई करता है ना। तो यहाँ पर अभी एनपीएस और यूपी एनपीएस में क्या होता है कि एन्युटी, एन्युटी का मतलब आप याद रखिए कि मंथली में पेंशन उसको कन्वर्ट करना, जो आपका कॉर्पस है आपको उसको मंथली में पेंशन बनाना है, मंथली पेंशन बनाना है, उसको बोलते हैं एन्युटी। तो एन्युटी परचेस करने के लिए इसमें मैंडेटरी गाइडलाइन होता है कि मिनिमम इतना परसेंट तो आपका जो फंड रहेगा, जो आपने अक्यूमुलेटेड करा है वेल्थ, उसका इतना परसेंट तो आपको एन्युटी बनाना पड़ेगा। अब उसमें रिफॉर्म हुआ है, तो रिफॉर्म होने के बाद में नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर के लिए, है ना, जो अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनके लिए, तो उसमें कितना चेंजेस हो चुका है, रिविजन हो चुका है, 10% हो चुका है, 25% हो चुका है, 40% हो चुका है, 20% हो चुका है। करेक्ट आंसर इज 20%, ऑप्शन डी इज करेक्ट। पहले ये था 40% जो गवर्नमेंट के लिए रहता है, वही ये परसेंटेज भी था। तो अगर पुराना परसेंटेज पूछेंगे तो 40%, नया पूछेंगे तो 20%। ये नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर के लिए, गलती बिल्कुल नहीं करना है। इसके साथ में यूपीएस स्कीम भी पढ़कर जाना, यूपीएस स्कीम भी, इन दोनों में से एक ना एक पेंशन स्कीम में क्वेश्चन आएगा। तो देखो 40% और 20% हो गया, ठीक है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो अभी भी 40% एज इट इज है। तो अगर वो क्वेश्चन पूछता गवर्नमेंट सब्सक्राइबर तो आंसर वुड बी 40%। आई होप आपका आंसर करेक्ट है। इस सेशन के एंड में जरूर बताना कि आपके कितने गलत हुए, आप बताएंगे तो मैं और सेशंस लाते जाऊंगा, नहीं तो फिर बंद कर देंगे सेशन, है ना, फिर इंटरनल चलेगा जो चलता है। अंडर द वन आरआरबी वन लोगो, अभी आरआरबी का नया लोगो आप लोगों को पता होगा कि नाबार्ड ने अनाउंस करा था, तो कॉमन लोगो सारे आरआरबी का बना हुआ है, तो उसमें जो प्रोग्रेस है उसको कौन सा सिंबल बताता है, मतलब प्रोग्रेस और उसके लिए कौन सा सिंबल बताएगा, हैंड्स बता रहे हैं, उसमें फ्लेम है वो बता रही है, ग्रीन कलर बता रहा है, या अपवर्ड एरो बता रहा है ना। लोगो देखना, मैंने आपको आज शो भी करा था प्रॉपर्ली, इससे भी आने के चांसेस है क्वेश्चन। तो अपवर्ड एरो इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। अपवर्ड एरो यहां पर प्रोग्रेस बताएगा, ग्रीन कलर क्या बताएगा, रूरल प्रोडक्टिविटी, प्रोग्रेस के बारे में, उसमें कलर है ग्रीन और ब्लू, ब्लू क्या बताएगा, फाइनेंस और ट्रस्ट को। ओके, अभी वर्ल्ड फिशरीज डे, हर बार फिशरीज से या फिर अगर हम बात करें हनी बी कीपिंग से लेकर, इनसे क्वेश्चन आता है क्योंकि आरआरबी का एग्जाम आप देने जा रहे हो। तो फिशरीज डे बनाया, फिशरी डे बनाया गया था 21 नवंबर को, है ना, तो अभी लेटेस्ट ही डेटा है। एंड हैड विच थीम, उसका थीम क्या था, उसमें बहुत सारी चीजें पीआईबी में डेटा अपडेट हुआ था, तो उसका थीम क्या था, ए बी सी डी, आपको करेक्ट आंसर बताना है, पढ़ेंगे सभी। हिंदी में मैंने बता दिया क्वेश्चन को, दैट वर्ल्ड का फिशरीज डे बनाया गया था 21 नवंबर को। एग्जामिनर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि फिशरीज डे कब बनाया गया था, तो 21 नवंबर को, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर सी फूड के ऊपर अटेंशन रखना, सी फूड अगर एक्सपोर्ट पर ध्यान दे देंगे तो ये थीम आपको याद रहेगा, सी फूड एक्सपोर्ट, है ना, सी फूड एक्सपोर्ट्स के ऊपर इन्होंने फोकस करा था। तो थीम के ऊपर अगर आप याद नहीं कर पा रहे तो थीम ऐसे याद रखना, सी फूड एक्सपोर्ट, और 21 नवंबर को मनाया गया था, राइट, याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी भीम ने, आप जानते हो ना, यूपीआई सर्कल फुल डेलीगेशन इसमें लॉन्च करा है यूपीआई में, तो जनरली डिजिटल पेमेंट से भी एक क्वेश्चन आता है, तो 25 नवंबर का ही डेटा है ये। यूपीआई सर्कल फुल डेलीगेशन उसने चालू करा है, यानी कि उसमें क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं, उससे पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जिसने पढ़ रखा है करेक्ट आंसर करेंगे। तो उसमें मंथली ट्रांजेक्शन का लिमिट कितना बताया गया है, तो मंथली ट्रांजेक्शन का लिमिट 10,000 है, 12,500 है, 15,000 है, या 20,000, आपको आंसर करना है जिसको समझ में आ गया। जिसको नहीं समझ में आया मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। यूपीआई सर्कल का मतलब होगा कि सपोज करते हैं कि एक रिटेल बिजनेस वाला है, अब उसको पेमेंट करना रहता है, तो हर कुछ वो अपने फोन से खुद को ऑथराइज करना पड़ता है, पिन डालना पड़ता है पेमेंट करना है, तो उसका स्टाफ अगर उसको ऑपरेट करना चाहता है तो कर नहीं पाता है। तो दैट इज वाई यूपीआई सर्कल का इसमें लॉन्च करा गया भीम द्वारा। और इसमें क्या होगा कि इसमें मंथली लिमिट कर दिया जाएगा उसके थर्ड पार्टी एक्सेस के लिए, सेकंड पार्टी एक्सेस के लिए।
तो वो क्या करेगा, उसको यूज करेगा, उसका मंथली लिमिट रहेगा, उसका केवाईसी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, अप्रूवल यहाँ से दे देगा ये पर्सन, और उसके बाद में वो क्या कर पाएगा, आराम से इसके बिहाफ पर ट्रांजेक्शन कर देगा। किसके बिहाफ पर, सपोज करते हैं मैं हूं, मेरे बिहाफ पर किसी को ट्रांजेक्शन करना मेरे यूपीआई से, तो मेरा फोन मुझे देना नहीं पड़ेगा, वो सामने वाला पर्सन के पास में एक्सेस आ जाएगा, लेकिन उसका मंथली लिमिट रहेगा, है ना। ऐसा सीनियर सिटीजन के भी काम आता है। तो मंथली लिमिट इज 15,000, ठीक है, मंथली लिमिट इज 15,000, पर डे लिमिट इज 5,000। ये दोनों डेटा याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। As per the recently released data, what was the India's CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन रेट अभी क्या चल रहा है? अभी रिसेंट डेटा आया है नवंबर दिसंबर का, और उसमें अक्टूबर मंथ का बताया गया है कि सबसे लोवेस्ट अभी तक गया है सीपीआई। तो वो कितना परसेंटेज था? 1.2%, 0.8%, 0.5% और 0.25%। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मैंने बोला था ये डेटा पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ना चाहते तो एक पूरा स्किप कर देना। इकोनॉमी से भी क्वेश्चन आता है, तो उस पार्ट को नहीं पढ़ पा रहे तो उसको स्किप कर देना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने ऑर्गेनाइज कर रखे टॉप से बॉटम में, उन टॉपिक्स के ऊपर जाना। मैं बहुत मल्टीपल सेशंस में उसको रिपीट कर रहा हूँ, है ना। आरबीआई सर्कुलर्स भी मैंने आप लोगों को वन गो में कराया, उसको गो थ्रू कर लेना। तो देखो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है 0.25%। एक बार चेक कर लेते हैं। यस, 0.25% उसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब बेसल से एक क्वेश्चन आता है, इस बार अभी अपडेट भी आया था, नया अपडेट है, ये लेटेस्ट न्यूज है। टू कंप्लाई विद बेसल 3 नॉर्म्स, व्हाट इज द एडिशनल सीईटी 1? बेसल 3 जिसने पढ़ रखा है उनको पता रहेगा, कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल होता है, जो कि डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स को एक्स्ट्रा मेंटेन करना पड़ता है दूसरे बैंक्स के अलावा। बेसल नॉर्म्स तो बताता है कि आपको इतना मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों मेंटेन करना पड़ेगा? क्योंकि आप डिपॉजिटर के मनी में डील कर रहे हो, बैंक्स, है ना। तो डिपॉजिटर के मनी में डील कर रहे हैं, उसको बर्बाद कर देंगे तो फिर कैसा चलेगा? तो दैट इज वाई क्या बोलते हैं कि आप इतना कैपिटल खुद के पास में रखेंगे। उस कैपिटल का भी एक पार्ट होता है CET1, कॉमन इक्विटी के फॉर्म में, टियर 1 कैपिटल। तो जब कोई बैंक सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक बन जाता है तो बहुत बड़ा बैंक हो जाता है, टू बिग टू फॉल बैंक हो जाता है। तो उसमें 3 बैंक के नाम आते हैं, एसबीआई, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई। उसमें से एचडीएफसी के लिए पूछा गया है कि बेसल 3 रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंप्लाई करते हुए कितना मेंटेन एडिशनल करना पड़ेगा CET1 किसको? एचडीएफसी को। करेक्ट आंसर बताना है 0.20, 0.40, 0.60, 1% एक्स्ट्रा CET1 मेंटेन करना पड़ेगा। सो करेक्ट आंसर इज 0.40, है ना। करेक्ट आंसर क्या है इसका? 0.40। तो आईसीआईसीआई का जैसे मैंने बताया, आईसीआईसीआई का क्या है? बकेट के अकॉर्डिंग 0.20, एचडीएफसी का है 0.40, डबल कर देना इसको जस्ट, और इसको डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एसबीआई का डेटा 0.80। ठीक है, ये परसेंटेज, ये बेसल का डेटा है, पढ़कर जाना, ठीक है। आज का सेशन देख लोगे तो ही बहुत ऑर्गेनाइज हो जाएगी चीजें। लास्ट के 2-3 सेशन हमने बहुत अच्छे प्रीशियस इंपॉर्टेंट करे, वन गो में सब चीजें कवर करने की कोशिश करिए और थोड़ा सिस्टमैटिकली कवर करा है। तो आपने नहीं करा है तो गो थ्रू करिए उसको, और उसके बाद में इसको वापस से अटेम्प्ट करना। इंडिया इज करंटली द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ग्लोबली, है ना। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया अभी करंटली, और इंडिया टारगेट कर रहा है कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। तो बाय विच ईयर वी आर टारगेटिंग दैट? 2047 तक हम बन जाएंगे 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, या 2040 तक, या 2030 तक, या 2027 तक? ऐसा ही एक क्वेश्चन डेवलप्ड के ऊपर हम फुल्ली डेवलप्ड हो जाएंगे, ऐसा 23 में क्वेश्चन आया है या 22 में क्वेश्चन आया है। आप लोगों को इंश्योर करना है इस टाइप के डेटा भी आप पढ़ कर जाएं। करेक्ट आंसर इज 2030। यहाँ पर 2047 मत करके आना, हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे बाय 2030, ये हम एम लेकर चल रहे हैं। ओके, ये सब अभी लेटेस्ट डेटाज में कवर होता है, बताया जाता है। What is the RBI's growth forecast for India for financial year 25-26? यूजुअली आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेकिन अभी लेटेस्ट डेटा इसको भी लेकर आया है, तो वो डेटा आप लोगों को मैंने शेयर करा, एक बार गो थ्रू कर लेना, जिसका दूसरे मैंडेटरी पार्ट कंप्लीट हो गए। तो आरबीआई ने कितना ग्रोथ फोरकास्ट अभी प्रेडिक्ट करा है इंडिया का 2025-26 के लिए? करेक्ट आंसर सभी को बताना है। 6%, 6.5%, आपको करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर ये 6.8%, है ना। सभी का आप देख लीजिएगा, 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए है, और अभी मॉनेटरी रिपोर्ट भी लेटेस्ट आया था, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इनके बारे में बात होती है कि कितना जीडीपी चल रहा है। 6.8% याद रखेंगे, आरबीआई ग्रोथ हमारा फोरकास्ट करा हुआ है। एज पर द दिसंबर 2025 पीआईबी रिपोर्ट, इंडिया का ग्रॉस एनपीए रीच हो चुका है 20 ईयर लो इन मार्च 2025। पुराने फाइनेंशियल ईयर की बात करी जा रही थी, तो हमारा मार्च में सबसे ज्यादा लो था। तो ग्रॉस एनपी कितना था लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग?
आपको करेक्ट आंसर बताना है 1.85%, 2.31%, 3.15% या 4.20%। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर है 2.31%। ठीक है, 2.31% हमारा गया था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ग्रॉस एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एचडीएफसी और इसकी ग्रुप ऑफ एंटिटीज को अप्रूवल मिल गया है आरबीआई द्वारा कि ये इंडसइंड बैंक में अपने कुछ परसेंटेज स्टेक को अक्वायर कर सकते हैं इंडसइंड बैंक का। तो कितने परसेंटेज अक्वायर का अप्रूवल मिला हुआ है? 5%, 7.5%, 9.5% या 10%? करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन सी आप लोगों का करेक्ट आंसर है। 9.5% सारी ग्रुप ऑफ एंटिटीज मिलाकर इंडसइंड बैंक में इतना अप्रूवल मिला है कि 9.5% इसका एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, now next part, which bank was recognized as the best bank in India at the Bankers Bank of the Year Awards 2025? एशिया पैसिफिक ने एक अवार्ड दिया था। कौन सी बैंक को बेस्ट बैंक इन इंडिया का अवार्ड मिला हुआ है? इज इट एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा? करेक्ट आंसर बताना है इसका। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा? सो अगेन द करेक्ट आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा। यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है कि एसबीआई का बेस्ट कंज्यूमर अवार्ड मिला हुआ है और बैंक ऑफ बड़ौदा का बेस्ट बैंक इन इंडिया का अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते किसने अवार्ड दिया है, तो द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 एशिया पैसिफिक के उसमें मिला हुआ है। एसबीआई को वर्ल्ड का मतलब बेस्ट कंज्यूमर का अवार्ड मिला है। ठीक है, इसका एशिया पैसिफिक में बेस्ट इंडियन बैंक्स के का अवार्ड मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा को। ये आज फाइनेंशियल न्यूज को हम कवर कर रहे हैं। आपकी एग्जाम में स्टैटिक पोर्शन मास्टर डायरेक्शन फॉर्म भी आता है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको रिवाइज करवाते भी चल रहा हूँ, बताते भी चल रहा हूँ। तो कुछ सेशन कंडक्ट हुए, आपका स्किप हुआ है तो उसको गो थ्रू करना है ना। गलत सही की बात नहीं है कि आपको कितना हो रहा है, लेकिन आप उसको थोड़ा थोड़ा भी देखेंगे ना तो बहुत क्लैरिटी आएगा। लेकिन सबसे पहले अपना बेसिक्स डन करना। यार मेरे 5-6 नंबर निकल कर आए, ये हमको इंश्योर करना पड़ेगा। आप 5-6 नंबर लाने के लिए मैं आपको वापस से रिपीट कर देता हूँ। केसीसी पढ़ लो, बेसल पढ़ लो, डीआईवाई एनआरएलएम पढ़ लो, पीएसएल पढ़ लो, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पढ़ लो और एनपीए एंड रिकवरी नॉर्म्स पढ़ लीजिए। एनपीएस यूपीएस के बारे में पढ़ लीजिए और आप इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत। इतना भी पढ़ेंगे ना तो आप अच्छा नंबर स्कोर कर लेंगे, 5-7 नंबर लेकर आ सकते हैं। राइट, आगे चलते, क्योंकि पिछली बार ये सब डेटा इतना नहीं पूछा गया था, नहीं पूछा जा सकता है। द योर मनी योर राइट कैंपेन टू हेल्प सिटीजंस क्लेम अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स कंडक्टेड फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर 2025 एक फ्रेमवर्क फॉलो कर रहे। देखो एक कैंपेन था योर मनी योर राइट, गवर्नमेंट ने प्लान करा था कि यार जितने भी फाइनेंशियल एसेट है सभी का अनक्लेम्ड रह गया है, चाहे वो इंश्योरेंस का हो या आरबीआई का हो, कुछ भी हो, लेकिन वो उसके लिए कैंपेन स्टार्ट करा गया था अवेयरनेस के लिए। तो कैंपेन चला था अक्टूबर से दिसंबर, ये भी डेटा याद रखना है। तो उसमें 3A फ्रेमवर्क था। वो 3A फ्रेमवर्क इनमें से कौन सा है? अवेयरनेस एक्सेसिबिलिटी एक्शन, अलर्ट एक्सेस एक्वायर, असिस्ट एक्सेस अवेयरनेस, अवेयरनेस असेसमेंट एक्शन। करेक्ट आंसर इज, जिसने पढ़ा था उसको पता रहेगा, अवेयरनेस एक्सेसिबिलिटी एंड एक्शन, है ना। अवेयरनेस फैलाएंगे, एक्सेसिबिलिटी देंगे और एक्शन करवाएंगे। तो ये था उसका कैंपेन का 3A फ्रेमवर्क। ये कब से कब तक पीरियड के लिए था? अक्टूबर टू दिसंबर। नाम पूछा जा सकता है आपसे, है ना। तो आपको याद रखना है योर मनी योर राइट, है ना, आपकी पूंजी आपका अधिकार, हिंदी में रहेगा तो इस टाइप से नाम याद रखना। आपसे कैंपेन का नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज रिकॉग्नाइज्ड इंडियाज यूपीआई एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम रिटेल पेमेंट सिस्टम। आईएमएफ ने है ना अभी रिकॉग्नाइज करा है इंडिया के यूपीआई को, है ना, रिटेल पेमेंट में, रियल टाइम पेमेंट में, रिटेल सेगमेंट में यूपीआई सबसे टॉप पर है वर्ल्ड पर। ठीक है, तो वर्ल्ड पर टॉप पर है तो यूपीआई का कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन में? जो भी रियल टाइम रिटेल ट्रांजैक्शंस होते हैं ग्लोबली, है ना, पूरे वर्ल्ड में, उसमें यूपीआई का कंट्रीब्यूशन कितना है? यूपीआई कितना करता है परसेंटेज? तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। पता होगा, नहीं पता है, 49% इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद में सेकंड नंबर की पोजीशन पर आता है ब्राजील, उसके बाद में आता है थाईलैंड, देन आता है चाइना, है ना। तो रियल टाइम रिटेल पेमेंट की बात हो रही है, तो आपको आंसर अगर कंट्री का नाम पूछता है तो आपका पहला आएगा इंडिया ऑब्वियसली, देन आपका आएगा यहाँ पर ब्राजील, देन थाईलैंड, देन व्हाट, चाइना। ओके, याद रखेंगे 49% कंट्रीब्यूट करता है। Which payments bank recently received RBI's in principle approval to convert into a small finance bank? अभी एक पेमेंट बैंक है, पेमेंट्स बैंक है जिसको अप्रूवल मिल चुका है कि आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो सकते हो। ठीक है, आरबीआई ने अप्रूवल दिया है। तो कौन सा बैंक है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक या इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक?
ये अभी पहला बैंक बन चुका है जो पेमेंट्स बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक जाएगा, तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। करेक्ट आंसर इज फिनो पेमेंट्स बैंक, याद रखेंगे, फिनो पेमेंट्स बैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, मैंने आपको सीबीडीसी हार्बिंजर के टाइम पर भी पढ़ाया था और बोला था कि इसका स्टैटिक पोर्शन याद रखना है। इंडिया ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी पायलट बैच स्टार्ट करा था। पायलट बैच का मतलब क्या होता है? ट्रायल बैच, है ना। तो डिजिटल रूपी को लेकर स्टार्ट करा था, है ना, डिजिटल रूपी को लेकर। तो कौन सी डेट को स्टार्ट करा था? 1 जनवरी 2022, 1 दिसंबर 2022, 15 अगस्त 2022 या फिर 1 अप्रैल 2023? करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1 दिसंबर 2022। ठीक है, चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर सेबी से क्वेश्चन आएगा तो इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, सेबी ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है, उसका नाम है स्वागत एफआई, फॉरेन इन्वेस्टर के लिए मेनली प्लान करा था। तो विच विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जून 2026। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कब से इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म से उनको मर्ज कर देगा। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, इन सभी के प्लेटफॉर्म को मर्ज करके एक सिंगल प्लेटफॉर्म बना दिया है स्वागत एफआई। इतना अच्छा समझ लोगे तो काम चल जाएगा। तो उसका स्वागत का फुल फॉर्म क्या है? स्वागत एफआई का फुल फॉर्म क्या है? आपको करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पढ़ेंगे पूरा इसको, अच्छा लेवल है क्वेश्चंस का। अगर डिट्टो क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट क्या होगा, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा प्रॉपर्ली, आपको अटेंशन आ जाएगा। और अटेंशन लाना है, वही हमारा काम है कि 4-5 दिन तक अटेंशन आ जाएगा आप लोगों का, तो बहुत बढ़िया। इसका करेक्ट आंसर है सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। एफआई का मतलब हो जाएगा फॉरेन इन्वेस्टर्स, और यहां पर जनरलाइज्ड एक्सेस पर वर्ड पर ध्यान देना। सिंगल विंडो, ठीक है, याद हो जाएगा सिंगल विंडो। सिंगल विंडो एक ही सॉफ्टवेयर रहेगा, सिंगल विंडो से याद रखेंगे तो इजी हो जाएगा। और ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस, आप एग्जाम दे रहे होंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको मेरी बात याद आएगी, और आप जरूर इसको अगर अच्छे से सुन रहे हो तो आप आंसर करके आएंगे करेक्ट। राइट, कब से एप्लीकेबल होगा? 1 जून से। इफेक्टिव कब से होगा? 1 जून 2026 से। इंडिया का एस&पी ग्लोबल रेटिंग ने इंसॉल्वेंसी रिजाइम को लेकर, आईबीसी कोड जो हमारा चलता है उसको, रेटिंग को हमारा इंप्रूव कर दिया है। तो पहले का रेटिंग चलो छोड़ो, लेकिन आपको अभी बताना करंट रेटिंग क्या कर दिया है रिवाइज करने के बाद। ग्रुप ए में डाल दिया हमको, ग्रुप बी में डाल दिया, ग्रुप सी में डाल दिया, ग्रुप डी में डाल दिया। अब देखो, इंसॉल्वेंसी रिजाइम का मतलब क्या होता है कि हम कितना टाइम ले रहे हैं केसेस को सॉल्व करने में, रिकवरी वाले में, और हमारा रिकवरी रेट कितना चल रहा है, उसमें सुधार आया है। पहले 7 से 8 साल में करते थे, अब 2-3 साल में कर पा रहे हैं। तो दैट इज वाई इंसॉल्वेंसी हम आईबीसी के अंडर में कर पा रहे हैं, एनसीएलटी के साथ में। तो दैट इज वाई उसमें अभी हमने सुधार करा, तो हमारा रेटिंग इंप्रूव हो गया है। पुराना रेटिंग था ग्रुप सी, अभी लेटेस्ट रेटिंग है हमारा ग्रुप बी। किसके द्वारा बताया गया है? एस&पी ग्लोबल रेटिंग। ठीक है, आगे चलते। नवंबर 2025 इंडिया's यूपीआई प्रोसेस्ड 20.47 बिलियन ट्रांजैक्शंस। यूपीआई ने 20.47 बिलियन ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करे। व्हाट वाज द टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू ड्यूरिंग दिस मंथ? ये नवंबर का डेटा है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो टोटल वैल्यू आपको बता दिया, टोटल आपको ट्रांजैक्शन का नंबर बता दिया, वैल्यू बताना उन ट्रांजैक्शन का वैल्यू कितना था। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। करेक्ट आंसर क्या है? 21.55 लाख करोड़, 24.10 लाख करोड़, 26.32 लाख करोड़, या 28.00 लाख करोड़। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 26.32 लाख करोड़। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, नवंबर का मंथ का है, लेटेस्ट डेटा है, पढ़ना, इसको पढ़ लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, चांसेस बन जाएंगे। थोड़ा 1-1 घंटा 2-2 घंटा थोड़ा रिवाइज कर लो, डेटा रिटेंशन के ऊपर काम कर लो, रश करे बिना, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा प्रिपरेशन। Which digital apps were launched on 10th of November 2025 to modernize urban cooperative banks? Urban cooperative banks को modernize करने के लिए, है ना, अच्छे से काम कर सके, तो that is why उनके लिए कोई एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन लॉन्च करेगी, उनका नाम आपको बताना है। तो डिजी बैंक और डिजी बैंक लोन है, या सरकार डिजी पे और सरकार डिजी लोन है। एप्लीकेशन का नाम बताना है, यूसीबी क्विक पे है, यूसीबी क्विक लोन है, सरकार बैंक पे है, या सरकार बैंक लोन है। करेक्ट आंसर बताना है, और इस सेशन के एंड में जरूर कमेंट करना दैट आपके कितने इनकरेक्ट हुए। अच्छे करेक्ट चल रहे तो चलते रहने दीजिए, मैं और सेशन ले आऊंगा अगर आपको चाहेंगे, अदरवाइज तो सेशन ऑलरेडी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। 2 सेशन मैराथन टाइप से और लेने वाला हूँ, जो आपके एग्रीकल्चर की स्कीम्स को कवर करे और हाई प्रोबेबल क्वेश्चंस को भी कवर करे। ऑलराइट,
तो देखो इसका करेक्ट आंसर आएगा सहकार डिजीपे एंड सहकार डिजी लोन, है ना, ऑप्शन बी। अमित शाह जी ने इसका इनॉग्रेशन करा था, लॉन्च करा था। याद रखना ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। दोनों पोर्टल है सो दैट की यूसी भी अच्छा काम करे, और एक पेमेंट को लेकर है और एक लोन को लेकर है। दोनों एप्लीकेशन का सहकार से नाम है, सहकार, है ना, सहकार डीजी पे एंड सहकार डीजी लोन। ओके, याद रखेंगे सभी। सो आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम करेक्ट करा होगा। पढ़ते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, बहुत ज्यादा दूर नहीं है एग्जामिनेशन, और उसी साथ में हमको होश में प्रिपरेशन करना है, अटेंशन के साथ प्रिपरेशन करना है, एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है। काम होकर थोड़ा चीजों को आधा घंटा 1 घंटा भी कॉन्शियसली देखोगे, रिवाइज करोगे, चीजें वर्कआउट करेगी। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।